हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल क्वांटम अकेडमी फिजिक्स। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने इलास्टिक कोलिजन इन 1D का एक्सप्रेशन किया था, जहाँ पर मैंने V1 और V2 को फाइंड आउट किया था, है ना। आपको डिटेल में बताया था कि 6 तरह का कोलिजन होता है और फिर हमने इलास्टिक कोलिजन इन 1D किया था। तो आज हम उस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ कि जब भी आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हो एक पर्टिकुलर हाइट से, तो क्या होगा, ड्रॉप करने के बाद जैसे ग्राउंड से टकराते हैं कोई भी बॉडी, तो अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देती है, वेलोसिटी को लूज कर देती है। उसके बाद वो दोबारा से वो हाइट अटेन नहीं कर पाती, फिर दोबारा टकराएगी, फिर थोड़ी सी और कम हाइट पे उठती है, फिर दोबारा टकराएगी, फिर दोबारा से और कम हाइट पर उठती है। अगर मैं बोलूँ कि बताओ 5वें बाउंस के बाद वेलोसिटी क्या थी, और अगर आप इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से ड्रॉप कर रहे हो तो आप नहीं निकाल पाओगे, है ना, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि 10वें बाउंस के बाद वेलोसिटी क्या होगी, तीसरे बाउंस के बाद वेलोसिटी क्या होगी। इसके लिए पर्टिकुलर आपको मतलब काफ़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके दे रहा हूँ जिससे आप कोलिजन के इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली कर पाओगे, राइट। तो थोड़ा सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इनिशियली मैंने h हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप किया, u = 0। जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगी तो v वेलोसिटी अटेन कर लेगी, टकरा कर ये दोबारा जब उठेगी तो कभी h हाइट पर नहीं जाएगी, h1 हाइट पर जाएगी। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर h1 इज लेस देन h, राइट। उसके बाद जब दोबारा ऊपर उठेगी तो दोबारा नीचे भी आएगी। आप ऊपर उठने की वेलोसिटी v1, नीचे आने की वेलोसिटी v1, है ना। ऊपर जिस वेलोसिटी से ऊपर जाएगी उसी वेलोसिटी से नीचे भी आएगी। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा कि जो v1 है वो लेस देन v है, राइट। डेफिनेटली क्योंकि ना कुछ वेलोसिटी लूज होगी यहाँ पर। उसके बाद जब दोबारा टकराएगी तो दोबारा ऊपर उठेगी, अब h2 हाइट पर उठेगी, और आपको पता है कि इस केस में h2 लेस देन h1 है, लेस देन h है, राइट। और उसके बाद v2 वेलोसिटी से ऊपर उठी तो v2 से नीचे गिरी। आप इस प्रोसेस को समझ सकते हो बच्चों, जो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह से n बाउंस खाएगी और इन्फिनिटी, मैं मान रहा हूँ कि इन्फिनिटी बाउंस है इसके अंदर, राइट। अब मैं आपसे किसी भी पॉइंट पर ये पूछ सकता हूँ कि बताओ यार, चौथे बाउंस के बाद वेलोसिटी क्या है, 10वें बाउंस के बाद वेलोसिटी क्या है, तो कैसे निकालोगे। तो देखो, समझते हैं इस चीज़ को। मैंने आपको ड्राइव कराया था लास्ट टाइम कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ होती है। अगर मैं मोड में ले रहा हूँ तो लिख सकता हूँ v1 - v2 वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन में वेलोसिटी डिफरेंस बिफोर कोलिजन। तो इस तरह से हम इसको ले सकते हैं, राइट। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर मैं मोड में ना लिखना चाहूँ, v2 - v1 अपॉन में u1 - u2, राइट, क्योंकि v2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन v1 इफ u1 इज ग्रेटर देन u2। तो ये बात लिखी जा सकती है। लास्ट टाइम आपको समझाया था मैंने अच्छे से। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब यहाँ पर ना एक चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट तो बॉल है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट बॉल है और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, ग्राउंड। तो यानी कि हमेशा जो v2 वाली वैल्यू है वो क्या रहेगी, स्टेशनरी। पहले भी स्टेशनरी थी, बाउंस होने के बाद भी स्टेशनरी है। तो यहाँ पर ना एक चीज समझने वाली है कि मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि जो v2 है, मतलब ये वाला कंसेप्ट, इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये v2 एंड u2 बोथ आर 0। इनिशियली भी 0 पे था, फाइनली भी 0 पर है। अब एक चीज समझो जरा, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले बॉल की वेलोसिटी क्या थी। जब देखो, टकराने से पहले भी बॉल टकराने वाली है, यहाँ पर टकराने से पहले बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहले बाउंस के लिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो आप u = 0 नहीं लोगे यहाँ पर, आप यहाँ से देखोगे ना, कोलिजन तो यहाँ पर होने वाला है इस पर्टिकुलर लोकेशन पर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर v, और v को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, √2gh। सोल्व कर सकते हो इसको, v² - u² = 2gh। तो मैं बोल सकता हूँ कि v की वैल्यू क्या, √2gh, ठीक है। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पर जो v1 की वैल्यू है, देखो यहाँ पर ना, पहले इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूँ। E = क्या रह जाएगा, -v1 अपॉन में u1, -v1 अपॉन में u1। और जो मैंने निकाला है अभी, मैंने एक्चुअल में ये निकाला है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल, है ना, जो v की वैल्यू ये है एक्चुअल में। तो अगर मैं E को डिफाइन करूँ तो E का फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पर, सॉरी v1 का फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पर, जो v1 है, मतलब कि टकराने के बाद की जो वेलोसिटी वो क्या आएगी, u1 बट माइनस साइन। अब चाहो तो मैग्नीट्यूड में ले सकते हो यहाँ पर, राइट। बट एक चीज का ध्यान रखना, जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब ये हमेशा इस वेलोसिटी का नेगेटिव होगी, राइट। तो मैं भी मैग्नीट्यूड में ले रहा हूँ इसको। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, e टाइम्स ऑफ v आ गई, जहाँ पर इस v का मतलब क्या, √2gh। अब चाहो तो पहले बाउंस के बाद सीधा सीधा वेलोसिटी लिख सकते हो, क्या आ जाएगी, √2gh। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे कोलिजन की बात करें
जब ये V1 से ऊपर गई, राइट, देखो टकरा कर V1 से ऊपर गई, अब V1 से दोबारा टकराएगी, जब V1 से दोबारा टकराएगी तो देखो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे देखो यहाँ पर मुझे ये तो पता लग गया कि V1 क्या है, E टाइम्स ऑफ V। ये किसके लिए पता लगा, पहले बाउंस के लिए पता लगा। मुझे दूसरे बाउंस के लिए पता करना है, तो जब दूसरे बाउंस के लिए बच्चों टकराएगी तो दूसरे बाउंस के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दूसरे बाउंस के लिए मैं लिख सकता हूँ जो V2 होगा वो क्या होगा, E टाइम्स ऑफ V1 होगा। जैसे कि यहाँ पर जो V1 है, ये जो V1 है ये E टाइम्स ऑफ V है। ऐसे ही जो V2 की बात करूंगा ये वाली, ये क्या होगा, E टाइम्स ऑफ V1। तो यहाँ पर V1 क्या है, देखो ये आपने डिफाइन कर रखा है, E V1 की वैल्यू क्या है, E रूट 2GH। तो ये क्या बन जाएगा V2, यानी कि वेलोसिटी आफ्टर सेकंड बाउंस E स्क्वायर टाइम्स रूट 2GH। मैग्नेटिक फील्ड की लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर है, यानी कि जिस वेलोसिटी से बॉल पहले ग्राउंड पे टकराई थी वो वेलोसिटी को निकालो रूट 2GH, उसको मल्टीप्लाई कर दो E स्क्वायर से, सेकंड बाउंस है तो E की पावर 2। अगर मैं थर्ड वेलोसिटी की बात करूं, मतलब थर्ड बाउंस की बात करूं, तो वेलोसिटी कितनी है इस बार V3, और V3 क्या होगा, E टाइम्स ऑफ V2। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर V3 विल बी E टाइम्स ऑफ V2। नाउ V2 को क्या डिफाइन करा आपने, ये तो E इंटू में E स्क्वायर टाइम्स ऑफ रूट 2GH। तो जो बच्चों V3 आएगा, V3 क्या आ जाएगा, E क्यूब रूट 2GH। तो इस तरह से एक जनरलाइज फॉर्मूला बन रहा है। अगर मैं nth बाउंस के लिए निकालूं वेलोसिटी आफ्टर nth बाउंस, तो क्या बन जाएगी वो E nth टाइम्स ऑफ रूट 2GH। ऐसे क्वेश्चंस, इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके देखो बताता हूँ। अगर मैं आपको ये बोलता बच्चों कि 100 मीटर हाइट से मैंने किसी बॉल को ड्रॉप किया, मैं बोलता आपको 100 मीटर हाइट से मैंने किसी बॉल को ड्रॉप किया, और मुझे ये बताओ चौथे बाउंस के बाद बताओ वेलोसिटी कितनी है। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, 1.2 है। अगर कोफिशिएंट ऑफ 1.2 नहीं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, 0.5 है। मुझे बताओ कि अगर ये सिचुएशन है कि कोफिशिएंट ऑफ E की वैल्यू 0.5 है और मैं बॉल को ड्रॉप कर रहा हूँ, सरफेस पे टकरा रही, तो पांचवें या चौथे बाउंस के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो चौथे बाउंस के बाद वेलोसिटी का मतलब क्या है, V4 इक्वल्स टू E रेज़्ड टू पावर 4 रूट 2GH। अब V4 आपने निकालना है E रेज़्ड टू पावर 4, यानी कि 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5, ऐसा लिख सकते हो आप, राइट। या आप ऐसा कर सकते हो चाहो तो 625 अपॉन में 40, राइट, इंटू में अंडर रूट 2 इंटू में 10, H कितना है 100, राइट। जब इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 625 अपॉन में 10,000, यह आ जाएगा आपके पास 10 रूट 20, राइट। इसको चाहो तो और सोल्व कर सकते हो, 625 अपॉन में 10,000, इसको सोल्व करके आप लिख सकते हो 20 रूट 5। जब आप सोल्व करोगे बच्चों तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.625 इंटू में 2 रूट 5। इसको सोल्व करना, ये आपकी हाइट आ जाएगी, मतलब ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी वेलोसिटी से वो ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं बता सकता हूँ कि पर्टिकुलर किस बाउंस के बाद कितनी वेलोसिटी रहने वाली है। इसके लिए आप ये अप्रोच लगा सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा ये, राइट। तो बस सिंपल सा कंसेप्ट है, 10वें बाउंस के बाद वेलोसिटी निकालनी है तो E रेज़्ड टू पावर 10 रूट 2GH। अब हम बात करेंगे इसके बाद, ये तो हमने वेलोसिटी निकाल दी कि कितनी हाइट तक जाएगा, तीसरे बाउंस के बाद हाइट कितनी होगी, चौथे बाउंस के बाद हाइट कितनी होगी, तो हाइट का एक्सप्रेशन निकालेंगे। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब हम इसी में ये एक्सप्रेशन करेंगे कि हर एक बाउंस के बाद जो बॉल है वो कितनी हाइट पर जाएगी, मतलब nth बाउंस के बाद कितनी ऊपर जाएगी, है ना। हमने एक जनरल एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो अगर मैं किसी बॉल को मान लो 100 मीटर से ड्रॉप कर दूं, ठीक है। अब आप ये बात कैसे प्रेडिक्ट करोगे कि छठे बाउंस के बाद उसकी हाइट कितनी रह जाएगी, नहीं कर सकते ना। इसके लिए हम यहाँ पर देखो कोलिजन का यूज करूंगा। आपको पता है कि मैं V1 को लिख सकता हूँ E टाइम्स ऑफ V, यानी कि देखो इस बात को यह भी लिखा जा सकता है, V1 खुद क्या होगा, रूट 2GH1, यानी कि हाइट आफ्टर फर्स्ट बाउंस है ये H1 इक्वल्स टू E रूट 2GH। अगर यहां से मुझे H1 को डिफाइन करना है तो बच्चों H1 क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये रूट 2G से रूट 2G कैंसिल कर दो, यहाँ पर रूट H बचा, तो ये H1 जो आएगा बच्चों ये क्या आएगा, E स्क्वायर टाइम्स ऑफ H। यानी कि अगर मैं बोलूं आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 0.5 और 100 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहे हो, तो आप क्या करोगे 0.5 का स्क्वायर इंटू में 100। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि पहले बाउंस के बाद जो हाइट होगी कितनी रहेगी, ठीक है। इजी है ना बिल्कुल।
V2 इज इक्वल टू ई V1। सेकेंड बाउंस के बाद देखें, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ V2 को, √2GH2। ई V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई स्क्वायर, ध्यान से देखना, ई स्क्वायर √2GH। ये बात लिखी जा सकती है, ई स्क्वायर √2GH। अगर मैं सेकेंड बाउंस की बात करूं बच्चों, तो सेकेंड बाउंस के लिए क्या जाएगा, H2 इक्वल्स टू e⁴ टाइम्स ऑफ H, राइट। अगर मैं थर्ड के लिए बात करूं तो थर्ड को क्या लिख सकता हूं, √2GH3, है ना। और ई V2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको ये लिखा जा सकता है ना, इस पर्टिकुलर टर्म को, ये थर्ड है तो यहां पर E³ √2GH, है ना। V2 को देखो, ई V2 को मैं क्या लिख सकता हूं जनरलाइज करके, या तो ई V2 लिख दो, या क्या लिख दो, या E³ V लिख दो, दोनों बात सेम है। तो E³ V यानी कि √2GH, और V3 क्या है ये, तो ये यहां पर अगर लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, E³ √2GH। अब यहां से अगर H3 निकाल लूंगा, H3 क्या आ जाएगा, e⁹ टाइम्स ऑफ H। सिमिलरली अगर मुझे nth के लिए निकालना है, तो nth के लिए निकालना और आसान है, देखो मैं इसको ये लिख सकता हूं, e⁴n इंटू में V। तो v⁴n को क्या लिख सकता हूं, √2GHn इक्वल्स टू e⁴n √2GH। सोल्व करूंगा तो h⁴n, nth बाउंस के बाद जो हाइट होगी वो कितनी होगी बच्चों, e⁴2n टाइम्स ऑफ H। तो इस तरह से आप हाइट आफ्टर एवरी बाउंस निकाल पाओगे किसी भी कोलिजन में, राइट। H1 e² टाइम्स ऑफ H, H2 e⁴ टाइम्स ऑफ H, H3 e⁹ टाइम्स ऑफ H, Hn e⁴n टाइम 2n टाइम्स ऑफ H। तो ये भी आप जनरलाइज कर चुके हो बच्चों, राइट। और क्या रह गया, टाइम भी निकाल सकते हो, ऐसे ही देखो, इसको एक बार नोट डाउन करो। तो बच्चों अब हम ये निकालेंगे कि टाइम फॉर एवरी बाउंस क्या है, फर्स्ट बाउंस में कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में। मतलब देखो सबसे पहले क्या है, जब ये बॉल को गिरा जाएगा तो नीचे तक पहुंचने का टाइम निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, देखो अगर मुझे ये पता है कि टोटल हाइट h है, तो मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। तो यहाँ से अगर मैं टाइम ऑफ फॉलिंग निकालूँ तो कितना आता है बच्चों, √2h/g आता है, जो सबसे पहला टाइम होता है। ये तुम कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर मुझे हाइट पता हो, है ना। अब आपने ये बताना है कि जब बॉल टकरा जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी आप निकाल चुके हो, टकराने के बाद ऊपर किस वेलोसिटी से उठेगी, किस हाइट तक जाएगी ये भी आप निकाल चुके हो, लेकिन कितने टाइम तक जाएगी ये निकालना है। कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, फिर दूसरे बाउंस में कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में या नीचे आने में। तो ये चीज़ें कैसे निकालेंगे, देखो अब ये रिलेशन हमने बनाया है, हाइट आफ्टर फर्स्ट बाउंस H1 इज इक्वल टू e² टाइम्स ऑफ H। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो H1 को लिखा जा सकता है, देखो ये लिखा जा सकता है 1/2 GT1², क्योंकि UT1 प्लस हाफ GT1², लेकिन U तो 0 है, राइट। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है हाफ GT1² e² टाइम्स ऑफ H। H कितना है, H अगर मैं H को बोलूँ तो H अभी हमने ऐसे डिफाइन कर सकते हैं H को हम, अगर मैं बोलूँ अगर मुझे टोटल हाइट निकालनी है तो हाइट के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर 2t/mg, सॉरी इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं ना, GT इज इक्वल टू √2h, राइट। ये इसको ऐसा कर लो ना, अगर आपको हाइट डिफाइन करनी है, अगर मैं ऐसे बोल दूँ h इज इक्वल टू हाफ GT² तो गलत नहीं होगा, यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं हाफ GT²। अब मुझे T1 और T में रिलेशन निकालना है, राइट। तो क्योंकि पहला टाइम तो मैं निकाल ही सकता हूँ, पहला टाइम तो भी निकालना भी हमने कितना है, √2h/g, है ना, T की वैल्यू। अब देखो यहाँ से कैंसिल क्या हो जाएगा, 1/2g से 1/2g कैंसिल, और बचा क्या, देखो यहाँ पर क्या है, T1 का स्क्वायर इक्वल्स टू e² T²। जब मैं T1 को सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा आपके पास e टाइम्स T, और T की वैल्यू कितनी है, √2h/g, तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, e√2h/g। ये आ जाएगा टाइम ऑफ फर्स्ट बाउंस। फर्स्ट बाउंस मतलब फर्स्ट बाउंस के बाद बॉल कितना ऊपर जाएगी,
कितने टाइम तक ऊपर जाएगी। जैसे कि मान लो यहाँ पर गिरी 10 सेकंड में, उसके बाद अगले जो बाउंस में वो हाइट अटेन करेगी, वो कितने टाइम में अटेन करेगी, हो सकता है 10 सेकंड के बाद 7 सेकंड में अटेन करे, 4 सेकंड में अटेन करे, राइट। इस तरह से आप टाइम ऑफ एवरी बाउंस निकाल पाओगे फर्स्ट बाउंस के बाद। अगर मैं H2 की बात करूँ तो ये क्या बन जाएगा, देखो सेम वे में 1/2 GT2 स्क्वायर इक्वल्स टू e⁴। यहाँ पर H है तो H को क्या लिख दूंगा 1/2 GT स्क्वायर। 1/2 G से 1/2 G उड़ा दो, ये T2 का स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू E स्क्वायर टाइम्स ऑफ T, यानी कि जो टाइम फॉर सेकेंड बाउंस होगा वो क्या होगा E स्क्वायर √2h/G। तो इस तरह से भी मैं सोल्व कर सकता हूँ इसको। ऐसे ही nth के लिए कर दो यार, सीधा सीधा nth के लिए क्या होगा e⁴n टाइम्स ऑफ √2h/G। तो बच्चों जो इन तीनों चीजें ड्राइव कराई है इसको प्लीज आप नोटबुक पे लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट, राइट। कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली मिल जाते हैं, सिंपल उस अप्रोच से सोल्व नहीं कर पाओगे आप इन चीजों को जो आपने अभी सिर्फ डेरिवेशन में करी है। तो ये चीजें लिखो जरा, मैं फिर और आपको कुछ करवाता हूँ इसमें। तो बच्चों मैं कुछ और आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूँ जो आपसे जनरली पूछे जा सकते हैं। अब इनको ड्राइव करने में टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि इनको आप लिख लो प्लीज, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वहाँ डेरिवेशन तो करनी नहीं है। हमने मेन जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने ड्राइव करके दिखा दिया आपको। अब हम बात करेंगे कि मैं आपको अगर ये बोलूँ कि मैंने एक बार बॉल को ड्रॉप कर दिया, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जब ये ड्रॉप कर दी मैंने, बाउंस होते 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 कितने टाइम बाद जाकर रुकेगी। अब आपको तो यही पता है ना कि आप किस हाइट से ड्रॉप कर रहे हो और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है। तो what will be the total time taken by the ball to stop itself, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है बच्चों √2h/G इंटू 1 + E/1 - E, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको लिख लेना प्लीज। ऐसे ही मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि मैंने बॉल को ड्रॉप किया, इसने यहां पर H डिस्टेंस कवर किया, यहां पर H1 डिस्टेंस कवर किया, फिर H1 दोबारा कवर किया, मतलब एक बार गिरी H1 ऊपर फिर H1 नीचे, राइट। तो 2H1 फिर H2 ऊपर H2 नीचे, राइट, 2H2। तो इस तरह से इसने कितना डिस्टेंस कवर किया इन्फिनिटी तक, मतलब जब तक ये रुकी नहीं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल हाइट इंटू में 1 + E²/1 - E²। अगर मैं पूछूं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो यहां से फेंकी रुकेगी तो ग्राउंड पर ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बच्चों, सिर्फ H, राइट। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, H इंटू में 1 + E²/1 - E²। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी, सिर्फ H, राइट। एवरेज स्पीड क्या रही पूरी जर्नी में, इसकी एवरेज स्पीड के लिए क्या करोगे, √2gh/2 इंटू में 1 + E²/1 + E का होल स्क्वायर, राइट। तो ये रिजल्ट भी आप स्टैंडर्ड याद रख लो। एवरेज वेलोसिटी क्या रही, √2h/2 1 - E/1 + E, ये क्या आ गया आपके पास एवरेज वेलोसिटी। जनरली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ये, और जो मैंने आपको भी ड्राइव करा इक्वेशंस, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जनरली मेंस एडवांस में तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है इस पर आपको ये रिजल्ट्स एक बार लिख लेने चाहिए अपने नोटबुक पे, ताकि आप इनको क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज कर सके, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम आगे अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों एक ये भी इलिस्ट्रेशन करते हैं, ये भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे ये प्रूफ करना है कि किसी भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हमेशा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ये बात को मुझे प्रूफ भी करना है और ये भी बताना है कि कितना लॉस होता है, ठीक है। आपको मैंने डिफाइन किया था कि व्हाट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, इट इज दैट टाइप ऑफ कोलिजन इन विच टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन स्टार्ट मूविंग विद अ कॉमन वेलोसिटी। दो बॉडीज कोलाइड करेगी, एक दूसरे से चिपक जाएगी और उनकी फिर जो म्यूचुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, राइट। एग्जाम्पल क्या दिया था, एक पर्सन अगर भागा जाए और सामने ट्रॉली स्टेशनरी है, जैसे ही वो ट्रॉली पर कूदेगा तो ट्रॉली और उस पर्सन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कॉमन, राइट। ऐसे एक एग्जांपल दिया था कि बुलेट को अगर मैं किसी वुडन ब्लॉक पे फायर करूं और वो बुलेट वुडन ब्लॉक के अंदर एम्बेडेड हो जाए और ब्लॉक और बुलेट और वुडन ब्लॉक सेम वेलोसिटी से सामने मूव करने लग जाए, तब भी क्या एग्जांपल होगा, ये एक परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का। तो समझते हैं इसको यार। देखो इनिशियली देयर आर टू बॉडीज, सपोज बॉडी 1 एंड बॉडी 2, राइट। अगर बॉडी 1 और बॉडी 2 की मैं बात करूं, इसमें से जो बॉडी 2 है मान लो वो रेस्ट पर है और ये जो है सामने की तरफ आ रहा है v1 वेलोसिटी से, इसको बोल रहा हूं मैं m1, इसको बोल रहा हूं मैं m2, ठीक है। ये वही समझो कि ये जो 1 पर्सन है, कौन है, कोई आदमी है जो भाग रहा है एक स्टेशनरी कार्ट की तरफ, ठीक है। होगा क्या, जैसी कोलिजन होगा 1 और 2 के बीच में,
तो ये दोनों के दोनों एक कंबाइंड सिस्टम बन जाएंगे और एक कॉमन वेलोसिटी v से सामने की तरफ मूव करेंगे। अब क्योंकि यहां पर मोमेंटम कंजर्व होगा इसलिए मैं क्या लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा बच्चों, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो बॉडी का मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, राइट। तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, दो बॉडीज आपस में ही क्या मूव कर रही है, मतलब एक रेस्ट पर और एक मूव कर रही है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या था बच्चों, m1u1 प्लस m2u2। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, m1v1 प्लस m2v2। अब यहाँ पर मुझे समझ आ रहा है कि u2 तो 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम में क्या आएगा, सिर्फ m1u1। फाइनल मोमेंटम में v दोनों का सेम है, तो v को कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचेगा m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वेलोसिटी को डिफाइन करता हूँ, जो फाइनल वेलोसिटी आएगी दोनों की वो कितनी आ जाएगी, m1u1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। यहाँ से मैंने एक वेलोसिटी डिफाइन कर ली कि भाई बाद में जो उनकी कॉमन वेलोसिटी है वो एक्चुअल में क्या है, ठीक है। अब इस सिस्टम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं E1 नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो कितनी है, सिर्फ ये है m1u1 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो काइनेटिक एनर्जी 0 है इसकी, क्योंकि u 0, तो इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिर्फ क्या होगी, m1u1 का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें अब, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों सिस्टम की, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, E2 लिख रहा हूं इसको मैं। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 m1 प्लस m2 इंटू में v का स्क्वायर, क्योंकि अब कॉमन वेलोसिटी हो गई ना, ये ऑब्जेक्ट का टोटल मास कितना हो गया, m1 प्लस m2, और वेलोसिटी क्या कॉमन यानी कि v। अब मुझे बताना है कि क्या काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ कि नहीं हुआ। देखो अब सुनो, अगर मैं ये चीज करूं, मैं डेल्टा E निकालता हूं, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और मैं क्या कर रहा हूं, E1 में से E2 को माइनस कर रहा हूं। अगर मैं इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दूं और पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, समझो। अगर मैं बोलूं कि आपके पास पहले एनर्जी थी 100 जूल, बाद में हो गई 80 जूल, अगर मैं इनिशियल माइनस फाइनल करूं तो हमेशा वैल्यू क्या पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी मैं बोलूंगा ना कि पहले ज्यादा थी और बाद में कम हो गई। अगर इनिशियल माइनस फाइनल का जो सब्ट्रैक्शन है वो नेगेटिव आ जाए तो यानी कि एनर्जी का गेन हुआ है, यही बात यहां से कंक्लूड कर सकते हैं हम। तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, E1 माइनस E2 करूंगा। E1 कितना है, 1/2 m1u1 स्क्वायर, माइनस E2 कितना है, 1/2 m1 प्लस m2 इंटू में v का स्क्वायर। अब यहां पर एक काम करो ना यार, ये देखो, इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा, और साथ में अब मैंने एक चीज डिफाइन कर रखी है, v कितना है, यहां पर मल्टीप्लाई करा दो, m1u1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब मुझे इस फैक्टर को सोल्व करना है। देखो पहले मल्टीप्लाई करा देता हूं इसको मैं। देखो यहां से ना एक चीज समझ आ रही है मुझे कि v स्क्वायर है यहाँ पर, सॉरी, इसको स्क्वायर करो ना, स्क्वायर कर दो। अब जब स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा कुछ, देखो 1/2 m1u1 का स्क्वायर माइनस 1/2, ये m1 से कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा नीचे, तो ये बच जाएगा m1u1 अपॉन में m1 प्लस m2, राइट। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मैं सोल्व करके लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। इतना जल्दी से नोट डाउन करो। तो इसको जो सोल्व करके बच्चों आएगा वो ये आएगा, आप एलसीएम लेकर चेक कर सकते हो, 1/2 m1 m2 बाय में m1 प्लस m2 इंटू में u1 स्क्वायर। अब आप देखो 1/2 नेगेटिव आया नहीं, मास कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, u1 अगर नेगेटिव था भी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तब भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल का जो मैंने सब्ट्रैक्शन किया वो एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई। यहां से ये चीज कंफर्म हो गई कि यस देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। नाउ एक चीज और समझते हैं, अब हमको फैक्टर निकालना कि कितने फैक्टर से लॉस हो रहा है, राइट। वो फैक्टर निकालने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से डिवाइड कर दूं और ये फैक्टर लेस देन 1 आ जाए, तो क्या इस बात से भी ये बात प्रूव हो जाएगी कि भाई हाँ ठीक है, ये तो प्रूव कर ही दिया कि लॉस हो रहा है। लेकिन अगर फाइनल बाय इनिशियल का जो रेशियो है अगर लेस देन 1 आ जाए तो डेट मीन्स मान लो ये 0.5 आ जाए, तो ये होगा ना E2 इज इक्वल टू 0.5 टाइम्स ऑफ E1, यानी कि E2 की वैल्यू बहुत कम है, ऐसे ही बोलूंगा ना मैं। तो अब E2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, E2 हमारे पास है 1/2 m1 प्लस m2 इंटू में v का स्क्वायर, और E1 कितना है 1/2
m1 u1 का स्क्वायर, राइट। ये बात है हमारे पास। अब यहां से एक चीज समझ आ रही है कि 1/2 से 1/2 उड़ा दो, तो E2/E1 इज बेसिकली इक्वल टू m1 प्लस m2। इस v को ओपन कर दो, v को ओपन करूंगा तो क्या आएगा, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, u1 का स्क्वायर, राइट। अब ये टर्म आ गई आपके पास। यहां से देखो क्या पता लग रहा है, यहां से ये पता लग रहा है कि एक m1 प्लस m2 से इसका स्क्वायर कैंसिल, और u1 स्क्वायर से u1 ये कैंसिल, राइट। अच्छा, और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, हाँ एक m1 यहाँ पर नीचे भी तो था, इस m1 से ये वाला m1 कैंसिल, ठीक है। जब आप इसको रेशियो निकालोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों, E2/E1 कितना रेशियो आएगा, ये आएगा m1 अपॉन में m1 प्लस m2, और आपको साफ नजर आ रहा है कि ये रेशियो जो है बच्चों ये लेस देन 1 है ना। ऊपर क्या सिर्फ m1, नीचे क्या m1 के साथ m2 भी है। तो कितना फैक्टर से आपकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो चेंज होगी, वो ये फैक्टर है। अगर मैं बोलता कि एक बॉडी का मास 9 kg है और दूसरी बॉडी का मास 2 kg है, तो आप ये समझो कि कितनी ज़्यादा चेंज आएगा, कितने फ्रैक्शन से चेंज आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी में। तो आप लिख दोगे इसको 9 अपॉन में 11, इतने फैक्टर से काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, राइट, टकराने के बाद। तो बड़ा इजी बना दिया आपके लिए सिचुएशन ये। तो इस तरह से आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर ना एक चीज़ और समझते हैं, मैं बोल दूँ अगर कि इफ वन बॉडी इज वेरी मैसिव, मान लो जो बॉडी स्टेशनरी है वो बॉडी क्या है, बहुत ज़्यादा मैसिव है। तो अगर मैं ये सिचुएशन ले लूँ कि एक बॉडी बहुत ज़्यादा मैसिव है, तो क्या ये बात बन जाएगी, इफ वन बॉडी इज वेरी मैसिव, यानी कि एक दीवार के ऊपर एक बुलेट टकरा गई। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो m2 इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। अगर m2 बहुत बहुत ग्रेटर देन m1 है, तो मैं इस बात को क्या लिख सकता हूँ, देखो, तो मैं इस बात को लिख सकता हूँ कि जो m2 प्लस m1 है, राइट, m2 प्लस m1 को क्या लिखा जा सकता है यहाँ पर, नियरली इक्वल टू m1। एक बार इसको ना नोट डाउन करो, मैं इसको यहाँ पर फेयर करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा एंगल के बाहर जा रहा है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको फेयर करता हूँ। देखो बच्चों, इसको यहाँ पर देखो एक बार, अगर m2 को मैं बहुत ज़्यादा बड़ा ले लूँ m1 से, मान लो एक ऑब्जेक्ट है 10,000 kg का और एक है सिर्फ 0.1 kg का, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे, तो जो रेशियो आएगा बच्चों देखो क्या आएगा, E2/E1, m1 ऊपर डिवाइड बाय m1 प्लस m2। बट m1 प्लस m2 में मैं m1 को इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि यार m2 प्लस m1 इज नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, m2 हो जाएगा, है ना। 10,000 kg में 0.1 kg ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ता है, ऑलमोस्ट वही वैल्यू रहेगी। तो इसलिए इस रेशियो को मैं क्या लिख सकता हूँ, E2/E1 इक्वल्स टू m1 बाय में m2। अब सी रेशियो देखो जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, 0.1 रेशियो 10,000 आ गया, तो ये रेशियो क्या होगा, ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल होगा। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, नेग्लेजिबल, यानी कि E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर एक दीवार पर जाकर वो बुलेट टकराएगी तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को ऑलमोस्ट 99.9% लॉस कर देगी। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ, राइट। अब आप बोलोगे सर वो 0.1% कहाँ पर गई, राइट, तो हो सकता है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, हो सकता है। देखो आपको ये पता होगा कि जब भी हम एप्पल को गिराते हैं तो अर्थ भी एप्पल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन क्या है, वेरी 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 टाइनी, उसको हम देख ही नहीं सकते, ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, राइट। यहाँ पर मैं ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर दो मासेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो जो लाइटर मास बॉडी है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को कंप्लीटली लॉस कर देगी, राइट। फैक्टर हमने निकाल दिया और ये भी देख लिया कि भाई हाँ ये चीज भी वेरीफाई हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा डेरिवेशन था, इसको प्लीज नोट डाउन कर लो, सीबीएसई में भी काम आएगा और कॉम्पिटिटिव में भी काम आएगा आपके। वो फैक्टर, ये वाला फैक्टर वो कॉम्पिटिटिव में जरूर काम आएगा, इसको इसलिए प्लीज सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ इसके और इसको प्लीज लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम समझेंगे इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में कैसे होता है, राइट। तो सी आपको एक बात हमेशा ध्यान रखने की, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस कभी नहीं होता, राइट। अब मान लो कोई m1 बॉडी है और इसके सामने यहां पर कोई m2 बॉडी है। अब हुआ कुछ ऐसा कि इसके बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे ना टकरा कर थोड़ा सा साइड में स्ट्राइक कर गया। यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ये टकराया इसको, ये बिल्कुल कैरम बोर्ड की तरह है, कैरम कॉइन्स की तरह समझो। स्ट्राइकर ने कैरम कॉइन को इस तरह से हिट करा कि ये सीधा ना जाकर थोड़ा सा इधर चली गई। तो ये जो डार्क वाली बॉल है ये ऐसे इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, मान लो किसी θ1 एंगल पर, और ये जो बॉल है वाइट वाली, ये बॉल यहाँ पर चली गई ऐसे, राइट, किसी θ2 एंगल पर। अब एक चीज़ समझना जरा, ये बॉल सामने की तरफ जा रही है, तो मैं ऐसे बना दूँ इसकी वेलोसिटी,
v1, ये बॉल ऐसे जा रही है तो इसकी वेलोसिटी यहां पर बना दूं ऐसे v2। अब ये 2 डायमेंशन मोशन बन चुका है क्योंकि ये सामने भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है एक तरह से, राइट। अब इसको मैं बोल रहा हूँ ये हमारी सपोज करो वो एक्स एक्सिस है, राइट, और ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। ये हमारी क्या हो गई, नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई। देख पा रहे हो ये जो मोशन है ये क्या 2 डायमेंशन बन चुका है। अगर ये θ1 एंगल है बच्चों तो कंपोनेंट बनाए इसके जरा, अगर ये θ1 तो ये भी θ1, राइट। और अब कंपोनेंट अगर बनाऊं तो v1 ये है तो ये क्या होगा बच्चों, v1 cos θ1, ये क्या होगा v1 sin θ1। सेम वे में इसके कंपोनेंट अगर मैं ड्रॉ करूं बच्चों ऐसे, अगर ये θ2 है तो ये भी क्या होगा, θ2 होगा, θ2 तो ये भी θ2 सेम एंगल, तो ये हो जाएगा आपके पास v2 cos θ2 और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों v2 sin θ2, राइट। अच्छा, तो ये एक बार डायग्राम को फ्रेम करो बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। एक बार ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों जब ये डायग्राम आप बना चुके हो तो अब एक चीज समझनी है हमने, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है, मोमेंटम भी कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो यहां पर ना एक चीज और जो आपने समझनी है, देखो m1 के पास इनिशियली वेलोसिटी क्या थी u1, और इसके पास हो सकता है वेलोसिटी u2 और हो सकता है ये रेस्ट पर हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो एक कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी कि जो u1 है वो ग्रेटर देन u2 होगा, तभी तो कोलिजन होगा, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 गाड़ियां हैं, ये गाड़ी इस गाड़ी से साइड से टकराएगी, ये गाड़ी इधर चली गई, ये वाली गाड़ी सामने चली गई, राइट। तो मैं बोल रहा हूं कि इस पर शायद हो सकता है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ना लग रहा हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मोमेंटम कंजर्व होगा यहां पर। तो अब देखो जरा एक बार, मैं मोमेंटम को अगर कंजर्व करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं। सी, इनिशियल मोमेंटम की बात करूं सिस्टम के, तो जो इनिशियल मोमेंटम है पूरे सिस्टम का, राइट, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है, अच्छा ये m2 मोशन, हाँ ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2। अगर u2 को नॉन जीरो ले लूं और u1 से कम ले लूं तो ये बात लिख सकता हूं मैं यहां पर, राइट। और फाइनल मोमेंटम लगाऊं तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। नहीं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, जो m1 है वो सामने की तरफ अलोंग एक्स एक्सिस किस वेलोसिटी से जा रहा है, v1 cos θ1 से, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, v1 cos θ1। और m2 के लिए जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, v2 cos θ2, तो यहां लिख रहा हूं m2 v2 cos θ2। तो यानी कि यहां पर जो मेरे अकॉर्डिंग इक्वेशन बननी चाहिए बच्चों वो ये बननी चाहिए, अलोंग हो, देखो जो मोमेंटम है, अब ये 2 डायमेंशन मोशन है तो मोमेंटम मुझे क्या करना पड़ेगा, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस दोनों तरह से बैलेंस करना पड़ेगा। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, देखो पहले तो अलोंग एक्स एक्सिस मैंने लिख दिया यहां पर ये, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा इक्वेशन, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं बच्चों यहां पर इक्वेशन 1। ये था मोमेंटम कंजर्वेशन, कहां पर, अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं अलोंग वाई एक्सिस देखूं, अगर अलोंग वाई एक्सिस की बात करें, देखो वाई एक्सिस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कुछ भी नहीं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कुछ भी नहीं, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी है। तो यानी कि अगर मैं बोलूं इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, तो देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0, साफ पता लग रहा है। फाइनल मोमेंटम को भी 0 होना पड़ेगा, उसके लिए क्या होगा, देखो जो m1 मास का ये वाला कंपोनेंट है ये जा रहा है ऊपर की तरफ, तो यानी कि फाइनल मोमेंटम में क्या आएगा, m1 v1 sin θ1, और m2 मास का कंपोनेंट जा रहा है डायरेक्टली अपोजिट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ m2 v2 sin θ2। यानी कि ये ऐसे लिख सकता हूं मैं, फाइनल मोमेंटम को 0 होना है, इसके लिए क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ कंपोनेंट और ये नीचे की तरफ कंपोनेंट। तो यानी कि यहां पर मैं इक्वेशन ये भी बना सकता हूं कि m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2, दैट सब्ट्रैक्शन इज बेसिकली इक्वल टू 0। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो हमने 2 इक्वेशन बना दी। इस तरह से इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी भी तो कंजर्व होगी। तो यहां पर देखो जरा, अब एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें तो डायरेक्शन की आपको जरूरत है नहीं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों आपके पास है 1/2 m1u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 का स्क्वायर, राइट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आपके पास, अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, अब क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि दोनों बॉडीज एक यहां पर जा रही है एक यहां पर जा रही है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर, क्योंकि यहां पर मुझे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, मोमेंटम के लिए मुझे डायरेक्शन दिखानी जरूरी थी। अब अगर आप इस पूरे सिचुएशन में ये मान के चलो कि भाई u1 तो हमेशा से 0 है, राइट, तो आप यहां पर u1 को 0 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला ना, ये मोमेंटम जो हम ये इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में करें, यहाँ पर 2 सिचुएशन पॉसिबल है। पहला कि बॉडी रेस्ट पर हो, ये तेजी से टकरा इसको इधर भेज दे, या ये भी हल्का सा मूव करी और ये टकरा कर भेज दे, तो आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अब यहाँ पर ना देखो, ये तीसरी इक्वेशन भी मैंने बना दी। अगर आप एक चीज को ध्यान से समझो, अगर आप थोड़ा सा भी मैथमेटिक्स जानते हो, जब भी आपको 2 वेरिएबल सोल्व करने हो, मान लो x और y, तो आपको कहीं ना कहीं 2 इक्वेशंस चाहिए 2 वेरिएबल को सोल्व करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 7, तो आपको क्या ये 2 इक्वेशन की जरूरत है। इन 2 इक्वेशन का यूज करके आप x y को सोल्व कर लोगे मैथमेटिक्स में। अगर मैं बोलूं कि एक z भी है आपके पास, तो आप क्या करोगे, आपको फिर 3 इक्वेशंस की जरूरत होगी। x प्लस z इज इक्वल टू 9, आप फिर इसको x y z की वैल्यू निकाल पाओगे, है ना। यहां से x y की वैल्यू सोल्व करोगे, x को यहां पुट कर दोगे, z निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास 3 वेरिएबल है और आपके पास 2 इक्वेशन है, सोल्व करके दिखाओ, क्या हो पाएगा सोल्व। मान लो यहां पर मैं ऐसा बोल दूं, ये 2x प्लस 3z इज इक्वल टू 11 है, ये 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 7 है, बताओ x y z की वैल्यू क्या होगी। नहीं कर सकते ना। अब यहां पर इस पूरे इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन में हमारे पास देखो कितने वेरिएबल आ गए। मेरे पास v1 है जो मुझे निकालना है, मेरे पास v2 है जो मुझे निकालना है, राइट। मुझे θ1 भी निकालना है और मुझे θ2 भी निकालना है। मुझे गिवन क्या है, मुझे u1 गिवन है और u2 गिवन है। लेकिन ये 4 वेरिएबल ऐसे हैं जो मुझे क्या नहीं पता कि क्या होगा, किस एंगल से जाएगी, ये वाली बॉल किस एंगल से जाएगी, इस बॉल की क्या वेलोसिटी होगी, इस बॉल की क्या वेलोसिटी होगी। तो अल्टीमेटली यहां पर ये कैसा सिस्टम बन चुका है, 4 वेरिएबल लेकिन 3 इक्वेशन, 1 2 3 इक्वेशन और 4 वेरिएबल। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या होगा, क्वेश्चन में हमेशा इन चारों में से कोई एक वैल्यू या 2 वैल्यू गिवन होगी और तब जाकर आप इन कंडीशंस को लगा पाओगे। तो कुछ ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ कंडीशन ऐसे गिवन होगी कि भाई v1 इतना है तो बताओ θ1 कितना होगा। तो क्वेश्चन को जब आप न्यूमेरिकल फॉर्म में करोगे तो आपको इन चारों में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी और बाकी 3 आप निकाल पाओगे। तो मैं कुछ केसेस आपसे डिस्कस करता हूं इसके, जिससे आप थोड़ा सा और इसको बेटर वे में समझ पाओ। ये डेरिवेशन इतनी है, बस आपने एंड में ही कर देना। हेंस वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 इक्वेशन एंड 4 वेरिएबल, सो रेस्ट ऑफ द डेरिवेशन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन गिवन इन क्वेश्चन, राइट। तो बच्चों एक ना सिंपल सा केस समझते हैं हम। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन में केस आता है ग्लांसिंग कोलिजन। ग्लांसिंग कोलिजन मैं बताता हूँ आपको, कभी आपने 9th या 10th क्लास में या भी शायद +1 में भी रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग मॉडल आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर आपको ये बताया गया था कि उसने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की एक न्यूक्लियस के ऊपर गोल्ड फॉइल लेकर, और उसमें से कुछ एक ऐसे अल्फा पार्टिकल्स भी थे जो सीधा उसकी तरफ बढ़े, न्यूक्लियस की तरफ। न्यूक्लियस इज हाईली पॉजिटिव चार्ज एंड अल्फा पार्टिकल्स आल्सो कैरी सम पॉजिटिव चार्ज, इट इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस। तो जब सामने की तरफ जाएगा अल्फा पार्टिकल तो ये कैसे स्कैटर हो जाता है, ये ऐसे बिल्कुल 90 डिग्री पर स्कैटर हो जाता है, ठीक है। अलग अलग एंगल पे स्कैटर होता है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन जब अल्फा पार्टिकल आया और वो 90 डिग्री पर स्कैटर हो गया, ऐसी सिचुएशन में जो अल्फा पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जो उसकी पहले वाली वेलोसिटी थी, मतलब u1 इज बेसिकली इक्वल टू v1, यानी कि जिस वेलोसिटी से आ रहा है वो स्कैटर होने के बाद भी उसी वेलोसिटी से क्या इधर की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। मेरे कहने का ये मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जरा सी भी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, एज इट इज अपनी वेलोसिटी को रिटेन कर पाएगा। कहने का मतलब 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और जिस पार्टिकल को टारगेट किया जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या बन जाएगी, उसकी वेलोसिटी 0 ही रहेगी। आपने कभी देखा है कि न्यूक्लियस पर हमने अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट की और न्यूक्लियस खिसक गया, तो जब भी एक बहुत ज्यादा हैवी पार्टिकल पर एक बहुत लाइट पार्टिकल आएगा और ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेज, अब यहां पर कोई ना कोई फील्ड बन रहा है, बिना टकराए रिपेल होकर ऊपर चला गया, राइट। तो यहां पर मुझे क्या समझ आ रहा है कि
जिस पार्टिकल को टारगेट किया जा रहा है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, जो पार्टिकल टारगेट कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही है जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, और जो पार्टिकल टारगेट किया जा रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 रहेगी, यानी कि अनचेंज, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आएगा। और ये अपनी एज इट इज जो इसके पास पहले हाफ m1u1 है, ये एज इट इज वही काइनेटिक एनर्जी लेकर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरह के कोलिजन को बोलते हैं ग्लैंसिंग कोलिजन। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आप इसके लिए क्या कर सकते हो, देखो इसके लिए आप θ1 को पुट कर दो, अगर ये θ1 है ये किस में डिफ्लेक्ट हो गया 90 डिग्री पर, और θ2 को क्या पुट कर दो 0 डिग्री। आप कोई भी जो भी आपने इक्वेशंस बनाई थी फर्स्ट या सेकंड उसमें डाल के देखो, वैल्यू आपको मिल जाएगा। θ1 को 90 डिग्री पुट कर दो, θ2 को 0 डिग्री पुट कर दो, आपको ये सिचुएशन मिल जाएगी, राइट। तो दिस इज द बेसिकली कंडीशन ऑफ ग्लैंसिंग कोलिजन। अगर ये हेड ऑन कोलिजन होता, हेड ऑन कोलिजन में आप θ2 को क्या पुट करते हैं 0 डिग्री, मतलब ये पार्टिकल इसको डायरेक्टली हिट करता और ये हमेशा सीधा सीधा जाता, और ये पार्टिकल भी सीधा सीधा जाता, राइट। तो एज आई टोल्ड यू कि आपको हमेशा सिचुएशंस दी होगी तब जाकर आप इन 3 इक्वेशंस को सोल्व कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। आज हमने बाउंसिंग ऑफ बॉल सीखा, उसके सारे कंसेप्ट सीखे कि किस तरह से टाइम, वेलोसिटी और हाइट निकाली जा सकती है। फिर हमने ये भी जाना कि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, और कितने फैक्टर से होता है ये भी हमको पता लग गया। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन हो गया। तो सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये थियोरेटिकल काम यहाँ पर खत्म। इसी के साथ आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब छोटा सा एक टॉपिक रह गया, पावर, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, एक टेबल इनफैक्ट समझा रहा हूँ, तो इसलिए इसको अब देखना जरा। तो बच्चों ये टेबल को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी, यस। इन इलास्टिक कोलिजन में देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व है लेकिन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होगा, ये हमने पढ़ा है पहले भी। और सुपर इलास्टिक कोलिजन में हमेशा जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा वो क्या कर जाती है, वो इंक्रीज कर जाती है, राइट। अच्छा, अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करूं, अब आपको मैं बता ही देता हूं कि क्या होता है ये v1 माइनस v2 अपॉन में u1 माइनस u2। क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? इसको हम मोड में लिखेंगे तो बिल्कुल ठीक लिखा है। अब आपको पता है कि v1 माइनस v2 अपॉन में u1 माइनस, जितना वेलोसिटी का डिफरेंस पहले उतना वेलोसिटी का डिफरेंस बाद में, तभी 1। ये तो हमने प्रूफ भी करा था। इन इलास्टिक कोलिजन में देखो क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन में हो सकता है कि जो v1 हो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी। देखो ऐसा कुछ था ना, इसको समझते हैं हम। एक पार्टिकल मूव कर रहा था मान लो u1 से और एक पार्टिकल रेस्ट पर था, यानी कि u2 क्या था 0। बाद में क्या हो गया बच्चों, v1 इज इक्वल टू v2 हो गया, है ना। बाद में क्या हो गया, v1 इज इक्वल टू v2, यानी कि ये 0 भी हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए v1 माइनस v2 करे अगर, तो फॉर इन इलास्टिक कोलिजन v1 माइनस v2 फैक्टर क्या आएगा, फैक्टर तो 0 आ रहा है। अगर मैं इन इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, आप देख पा रहे हैं, तो इन इलास्टिक कोलिजन में बेसिकली जो वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन है, सॉरी यहाँ पर गलत केस की बात करें, वो परफेक्टली इलास्टिक में होगा ना। यहाँ पर ऐसा था कुछ, यहाँ पर ऐसा था, केस हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। ये क्या है u2, जब ये आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद कुछ ऐसा होगा कि ये v1 से मूव करेगा और ये v2 से मूव करेगा, बट क्योंकि टकराते वक्त इनकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो चुकी है, तो जो पहले वाला डिफरेंस था वो थोड़ा ज़्यादा होगा और बाद वाला डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा सा कम, क्योंकि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी दोनों ने लूज करी है। पहले इसकी भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, तो जब टकराए काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज हुई, लेकिन कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, कुछ पार्ट कन्वर्ट हो गया आपका साउंड, हीट या अदर एनर्जी में। तो यहाँ पर जो ये वाला फैक्टर होगा v1 माइनस v2 और अपॉन में u1 माइनस u2, यहाँ पर मैं बोलूँगा कि जो ये ऊपर वाला फैक्टर है ये क्या होगा, लेस होगा एज कंपेरिजन टू दिस। तो इसलिए जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है बच्चों वो 0 से ज़्यादा होगा बट 1 से कम होगा। परफेक्टली इलास्टिक में वो वाला केस होगा जिसकी मैं बात कर रहा था, सामने u1, यहाँ पर u2 क्या है 0। तो इससे ये देखो ज़रा, अगर मैं बोलूँ सामने की तरफ ये गई तो नीचे तो u1 आ गया, लेकिन बाद में वेलोसिटी कॉमन होगी, वेलोसिटी कॉमन तो v1 और माइनस v2 क्या हो जाएगा, सेम, तो 0। तो यानी कि एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी का। अच्छा, यहाँ पर सुपर इलास्टिक कोलिजन में जो E की वैल्यू बचे वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1। कैसे, v1 माइनस v2 अपॉन में u1 माइनस u2, क्योंकि बाद में काइनेटिक एनर्जी ने बढ़ना है तो बाद वाला जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और पहले की वेलोसिटी क्या थी, कम। क्योंकि इसमें आपको बताया था सुपर इलास्टिक कोलिजन में व्हेनेवर
देयर इज सुपर इलास्टिक कोलिजन, देयर इज ऑलवेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो क्या होगा, ऊपर वाला फैक्टर बढ़ गया, नीचे वाला कम हो गया, तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 1 होगा। इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों आज इस लेक्चर को यहीं पे मैं ओवर कर रहा हूँ। आज का लेक्चर थ्योरेटिकल था ताकि आप कंसेप्ट को सीख पाओ। जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं कुछ आपको जेईई मेंस और नीट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स की तरफ हम बढ़ेंगे। तो आज इस लेक्चर को थ्योरेटिकली डाइजेस्ट करो, नोट्स बनाओ इसके, और अगर हो सके तो कुछ क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो। बट जो अगला लेक्चर होगा वो शायद आपको कल ही मिल जाए और उसमें हम करेंगे कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स। तो इसी के साथ इस लेक्चर को करते ओवर और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।